नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गंगेश मिश्रा। आप लोगों का इस वैदिक आईएएस संस्थान में सबसे पहले तो आपका स्वागत है और साथ ही साथ नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं जो आज से स्टार्ट हो रहा है। देखते हैं, पिछला साल तो बिल्कुल बर्बाद सा गया। अगला साल हम लोगों के लिए कौन सी सौगात लेके आता है और कौन कौन सी नई चीज़ें हम लोग क्रिएट करते हैं, ये सब हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे भी नए साल में काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह सब शुरू हो चुके हैं, तो हम लोग काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। भले क्लास ऑनलाइन चल रही है लेकिन चीज़ें मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो टॉपिक रहेगा वो हिस्ट्री मुझे कवर करना है। आज हम लोग एक नॉर्मल सिलेबस और चीज़ों को कवर करते हुए एक ब्रीफ जानकारी शुरुआती जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी, बाकी चीज़ें अगले नेक्स्ट वीडियो से शुरू होंगी। ठीक है, शुरू करते हैं बिना टाइम को गंवाएं। भारतीय इतिहास। अब यहाँ पे देखो, परिभाषाएं देने से कोई मतलब नहीं है कि इतिहास क्या है, कैसे है, क्या है, ये सब सवाल ना आने हैं, ना हम लोगों को समय उस पर खपाना है। लेकिन जहाँ से सवाल आने हैं उसको हम लोगों को मेंटेन रखना है एकदम से, कि वहाँ से कुछ ना छूटे। वैसे भी यूपी कमीशन काफ़ी बदनाम है इतिहास को लेकर। इतिहास सब्जेक्ट से ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं जो आपको जल्दी टेक्स्ट बुक में भी ना मिले। यहाँ तक कि गूगल करने पर भी वो बोल देता है कि नॉट फाउंड। तो आप समझ सकते हैं कि इतिहास की यहाँ पे क्या व्यवस्था आ चुकी है। यूपी कमीशन, लोक सेवा आयोग जो उत्तर प्रदेश है, वो कुछ ज़्यादा ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता जा रहा है। इतिहास को पढ़ने के लिए हम लोगों को मजबूर कर रहा है। और वैसे भी आप लोगों को सबको पता है जो इतिहास का पोर्शन है पूरे जीएस में वो सबसे बड़ा है। इतिहास का पोर्शन सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, सबसे क्रिटिकल सवाल आ रहे हैं। उन सारी चीज़ों को देखते हुए इतिहास को आसानी से समझना, सारे के सारे सवालों को टैकल करना, यही सब चीज़ों को हम लोग को यहाँ पे सीखना है। देखते हैं कैसे हम लोग आसानी से पूरे हिस्ट्री को कवर भी कर लेंगे और तैयार भी रखेंगे जिससे कि कोई भी सवाल ना छूटे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों को रियल में पढ़ना है यहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ें छोड़ देनी है। क्योंकि अगर सब कुछ पढ़ना ये समझ के चले तब तो आप गड़बड़ करेंगे, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है। आप लोगों को पढ़ने से पहले ये ज़रूर समझना है कि क्या नहीं पढ़ना है। अगर ये आप लोगों को याद आ गया कि क्या नहीं पढ़ना है तो समझ लीजिए पूरा सिलेबस आपके हाथों में ही है, बहुत छोटा हो जाएगा, आसानी से आप उसको टैकल कर ले जाएंगे, एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। वैसे तो अपने भारतीय इतिहास को हम लोग नॉर्मली 3 खंडों में पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत जो है उसमें पाषाण काल से कम सवाल आ रहे हैं, लेकिन उसको ठुकराया नहीं जा सकता, क्योंकि उसको इग्नोर करेंगे तो भी आप कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर देंगे। पाषाण काल से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग प्राचीन भारत में चीज़ों को सबको लेकर चलेंगे। बस ये है कि जिससे कम सवाल आ रहे हैं उसको उसके स्टैंडर्ड से लेकर चलेंगे, और जिससे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं उसको हम थोड़ा सा डीपली देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें काम की हैं, बाकी चीज़ें छोड़ दी जाएंगी। जो हम लोगों का पैटर्न चलता है प्राचीन भारत में, तो पूरा देखते ही हम लोग आराम से देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलेंगी उसमें। प्राचीन भारत में आपका पूरा का पूरा पाषाण काल, एक ब्रीफ समायोजन के तौर पे थोड़ा सा लेते हुए चलेंगे। पाषाण काल में वही आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल क्रॉस करते हुए नवपाषाण काल के बाद आपको वही ताम्र पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बाद लौहयुगीन सभ्यता से पहले आपको हड़प्पा सभ्यता देखनी पड़ेगी, जो कि कांस्य युगीन सभ्यता है। इससे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं और इतिहास को ये भी माना जाता है, प्राचीन इतिहास में खास करके हड़प्पा सभ्यता ऐसा पोर्शन है जो कहीं ना कहीं इनलार्ज होता जा रहा है। राखी गढ़ी की खुदाई अभी भी चल रही है, क्या पता कितने वो अपने नए एपिसोड इसमें जोड़ दे, लेकिन जितने अभी आज तक हम लोग पहुंचाएंगे वो इस समय चर्चा में चल रहे हैं, उनको देखा जाएगा, क्योंकि वहीं से सवाल उठ रहे हैं। राखी गढ़ी में और नई चीज़ें क्या आएंगी उससे अभी हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के बाद हम लोग सीधे वैदिक सभ्यता पे आ जाएंगे।
वैदिक सभ्यता में वही उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक काल पूरा कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। हल्की सी झलक हम लोग संगम साहित्य पे देखेंगे, क्योंकि संगम साहित्य कम पूछा जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे उसमें भी पोर्शन हैं जो लगातार 1-2 सवाल अपने बना देते हैं, तो इसलिए उसको हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन यह है कि थोड़ा सा उसको छोटा किया जा सकता है, कंपाइल करके अपने हिसाब से देख लिया जाएगा कि उससे सवाल भी ना छूटे, ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े। संगम साहित्य या संगम काल। संगम साहित्य के बाद हम लोग सीधे लौहयुगीन सभ्यता या ये ऐसे कहें कि द्वितीय नगरीय क्रांति और मगध का उत्कर्ष, इस चैप्टर को कवर करेंगे। द्वितीय नगरीय क्रांति और मगध का उत्कर्ष। इसको कवर करते हुए साथ में आपको ये जो क्रांति शब्द है ये यहाँ भी मिल जाएगा। प्रथम नगरीय क्रांति हड़प्पा सभ्यता में आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे क्रांति को भी साथ में ही डिफाइन कर दिया जाएगा, जिससे ये पता चलेगा इसको क्रांति क्यों कहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो इसको यहाँ पे क्रांति बना रही है। द्वितीय नगरीय क्रांति और मगध के उत्कर्ष के बाद आपको महाजनपद काल पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। महाजनपद काल जब कंप्लीट होगा तो उसमें से स्पेशली मगध को लेकर चलते हुए उसके सारे के सारे वंश को आगे बढ़ाया जाएगा, जैसे कि मौर्य वंश, मौर्य के बाद मौर्योत्तर वंश, उसके बाद में गुप्त वंश, गुप्त के बाद गुप्तोत्तर वंश। उसके बाद में वो कहानी जब कंप्लीट हो जाएगी तो पूरा का पूरा एक वहाँ पे जो क्षेत्रीय छोटी छोटी राजा जो उत्पन्न होते हैं उस समय, खास करके गुप्तों के बाद, क्योंकि जब गुप्त साम्राज्य का पतन होता है तो उसके बाद कहानी दूसरी तरीके रुख अपना ले लेती है। वहाँ से वो जो छोटे छोटे राजा अभी तक उनको गुप्तों के अधीन अपने आप को मानते थे, वो कहीं ना कहीं अपना सर उठाने लगते हैं और अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। तो वहाँ से क्षेत्रीय रियासतें, क्षेत्रीय राजाओं के जो क्षेत्र हैं उनको भी देखा जाएगा, वहाँ से भी सवाल काफ़ी उठ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पे आ जाएंगे। तो एक सीक्वेंस में चलेगा, इसका एमसीक्यू भी करवाएंगे लास्ट में, लगभग 50 से 60 सवाल भी इसमें सॉल्व किए जाएंगे। तो इससे एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हम लोगों ने कितना सीखा, वाकई में हम लोगों के दिमाग के अंदर कितना बचा। उसके बाद जब मध्यकालीन शुरू करेंगे तो मध्यकालीन में स्पेशली जो किताबें हम लोगों को सुझाती हैं और जो हम लोग आखिरी में करते भी हैं, उसी तरीके से मध्यकालीन भारत को 2 भागों में बांट देंगे। एक तो दिल्ली सल्तनत रहेगा पूरा, और दूसरा जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा आपका मुगल काल। मुगल काल में आपको औरंगजेब तक तो बेहतर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन औरंगजेब के बाद जो परवर्ती शासक हुए मुगल काल में, जो कह सकते हो उत्तर मुगल कालीन शासक हुए, उसको इसमें ना पढ़कर सीधे हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ लेंगे। जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखा जाएगा तो वहाँ पे वो जो छोटे छोटे राजा, छोटे नहीं थे मुगल काल के ही थे, लेकिन समस्या ठीक है उनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, तो उनको वहाँ पे देखा जाएगा आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक स्वतंत्रता पूर्व भारत, एक है स्वतंत्रता के बाद का भारत। हालांकि इसको हम लोगों को पढ़ना नहीं है, के बाद का भारत। ये जो स्वतंत्रता पूर्व भारत है, इससे सवाल आपके मॉडर्न में सबसे ज़्यादा आते हैं। ये सबसे बड़ा पोर्शन होता है पूरे इतिहास का, इससे खूब सवाल पूछे जाते हैं। हर एक छोटी बड़ी चीज़ पूछी जाती है, यहाँ पे किसी भी चीज़ को हटाया नहीं जा सकता है। बस इसमें स्मार्ट स्टडी वाला कॉन्सेप्ट जोड़ा जा सकता है कि हमको कौन सी चीज़ें किस तरह से पढ़नी है, कैसे डायग्राम बनाने हैं, कैसे उसकी मैपिंग करनी है, कैसे उसको फ्रेमिंग करके निकल जाना है, किन चीज़ों को डीप में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। स्वतंत्रता पूर्व भारत को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन,
ये वाला काल, और दूसरा कांग्रेस काल। कांग्रेस काल को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो गांधी से पूर्व का काल, गांधी से पूर्व का, और दूसरा गांधी युग। इस तरह से पूरे के पूरे हिस्ट्री को यहीं तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसमें हर एक सेगमेंट के अलग अलग एमसीक्यू हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिससे कि सवाल भी साथ साथ चलते रहेंगे, तो हमारा जो टॉपिक होगा एकदम कंटेंट एकदम मजबूत हो जाएगा। उसमें फिसलने के चांस नहीं बचेंगे कि यार पढ़ा था ना स्लिप हो गया फिर से, उसका जो मिसमैच होता रहता है, ये आंदोलन इससे जुड़ा था या इससे जुड़ा था, तो उसको भी हम लोग सेगमेंट वाइज सेट कर लेंगे और उसकी एक अलग से शॉर्ट ट्रिक टाइप का भी बनवा लेंगे, जिससे कि उसमें रटने की ज़रूरत ना पड़े, एकदम से समझ जाया जाए। शॉर्ट ट्रिक आप अपने आप से क्रिएट भी कर लो तो उससे दिक्कत नहीं होगी, फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे वही प्राचीन भारत से, क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब सारे त्यौहार, सारी पार्टी बंद करके आप लोग अपना काम शुरू कर दीजिए। आज से कहीं एक डेट लिख दीजिए और 365 दिन में सेलेक्ट हो जाइए, नहीं तो कंपटीशन कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। आपके साथ में आपके ही भाई बंधु खड़े होंगे जिनको आप पढ़ाएं हैं, आपसे पहले नौकरी लेकर निकल जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप अपने आप को समायोजित ऐसे करिए कि सारी की सारी जो खुशियाँ हैं उनको त्याग दीजिए। वही एक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा हिंदी में, वीरों का कैसा हो बसंत। तो हम लोगों के लिए ना कोई छुट्टी, ना कोई ईद, ना कोई मुहर्रम, ना कोई होली, ना कोई दिवाली। जो काम करना है वो कंटिन्यू 365 दिन करना है। आज 1 जनवरी हम लोगों ने हॉलीडे ना करके अपना काम शुरू किया है, तो आप भी इसको सहयोगात्मक ढंग से आप भी इसके साथ लगे रहिए, नहीं तो आप ही के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो प्राचीन भारत की बात हम अगर करें तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, एक नॉर्मल ओवरव्यू हो जाए कि भाई इतिहास की स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो इतिहास में आप लोगों को शायद पता होगा कि जो लिखने का तरीका होता है ना, वो कहीं ना कहीं भाई किसी व्यक्ति ने लिखा है ना, तो इतिहास को जो लिखने का तरीका होगा उस व्यक्ति की मानसिकता से जुड़ा हुआ होगा। अगर वो व्यक्ति किसी विशेष चीज़ से बायस्ड है तो उसको अपने लेखन शैली में ज़रूर छाप देगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कोई अगर व्यक्ति राष्ट्र विरोधी व्यक्ति है या कोई विदेशी राष्ट्र का व्यक्ति है और ऐसा लेखक अगर लिखने को बैठ जाए, इतिहास लिख रहा हो, तो जाहिर सी बात है वो अपने देश को प्राथमिकता देगा, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की कला, इन सारी चीज़ों को वो अपने आगे बढ़ाएगा और साथ ही साथ में जिस संबंधित दूसरे देश की बात हो रही है उसको वो नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। अगर मान लो ज़्यादा लिबरल व्यक्ति है तो नीचा नहीं दिखाना चाह रहा है तो उपेक्षित कर देगा, चीज़ों को छोड़ देगा, लेकिन अपनी चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करेगा। यहाँ पर भी यही सब कुछ हुआ लेखन शैली के दौरान। जब इतिहास को लिखा गया तो विभिन्न तरीके के लोग आए और उन लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया वहाँ पे प्रस्तुत की, और उस तरीके से इतिहास लेखन को हम लोग 3 भागों में मोस्टली विभाजित कर देते हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? एक तो है साम्राज्यवादी परंपरा, और दूसरी है राष्ट्रवादी परंपरा, और तीसरी है मार्क्सवादी परंपरा, लेकिन याद रखिए जब भी वाद लग जाए साथ में तो समझ लीजिए वो निष्पक्ष नहीं है। तो इसका मतलब तीनों निष्पक्ष नहीं है, एक दूसरे की कमियों को इन्होंने सामने रखा है और उसको पूरा करते हुए अपनी खुद की एक कमी सामने रख दी है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इनकी कमी को तो पूरा किया लेकिन अपनी कमी को लाके सामने खड़ा कर दिया। इस कमी को पूरा करने के लिए ये आए तो इन्होंने अपनी कमी लाके सामने खड़ा कर दिया। तो इसलिए जो बैलेंस्ड हिस्ट्री है वो यहाँ पे एक नई चेतना आई। लोगों ने देखा कि इसमें विज्ञान को जोड़ दिया जाए, खगोल, साइंस, अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है, विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, मानव विज्ञान, साथ में पुरातत्ववेत्ताओं के लिखे गए सबूत, इन सारी चीज़ों को जब इकट्ठा करके लिखा गया तो उसको बोलते हैं बहुविषयक दृष्टिकोण। बहुविषयक दृष्टिकोण। यहाँ पे जब
बहुविषयक दृष्टिकोण के अंतर्गत इतिहास लेखन शैली शुरू हुई, तब कुछ निष्पक्षता दिखाई दी। तब इतिहास को पढ़ने में मज़ा आने लगा, कि लगा यार अब इतिहास जो है वो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे किसी भी चीज़ को वरीयता नहीं दी गई है, वास्तविकता हमें दर्शाई गई, वास्तविकता वाली स्थिति हमको देखने को मिल रही है। इसको कहीं कहीं पे तर्कवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं, मतलब हर चीज़ को तर्क से जोड़ा गया कि क्या वाकई ये सच चीज़ सही है, इसके लिए आपके पास क्या प्रूफ है। अगर उन्होंने प्रूफ दिया तो वो चीज़ मानी गई और उसको लिखा गया, नहीं तो हटा दिया गया। ठीक है, तो इसको तर्कवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। और इसमें साम्राज्यवादी परंपरा में वही सारे लोग होंगे जो भारत से बाहर के होंगे, मोस्टली यूरोपीय थे इसमें। उन लोगों ने यूरोपीय इतिहास को ज़्यादा श्रेष्ठ कर बताया और भारतीय उपमहाद्वीप या एशियाई महाद्वीप के जितने भी मतलब वहाँ की संस्कृतियाँ थी या क्षेत्र थे, उनके इतिहास को उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की। साथ में इन्हीं का प्रत्युत्तर में इनको काउंटर बैलेंस करने के लिए राष्ट्रवादी विचारक आए। उन लोगों ने जब इतिहास का अध्ययन किया तो उनको लगा यार बड़ा धोखा हुआ हम लोगों के साथ। उन लोगों ने अपने तरीके से फिर से इतिहास को लिखा और अन्य चीज़ों को जोड़ा जिनको इन लोगों ने उपेक्षित कर दिया था या हटा दिया था, उन चीज़ों को यहाँ पे इन लोगों ने जोड़ दिया। लेकिन इन लोगों ने राष्ट्र भावना दिखाने के लिए, अपने राष्ट्र को थोड़ा सा सामने लाने के लिए, श्रेष्ठ कर दिखाने के लिए बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर दी जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थे। इन लोगों ने अपने इतिहास में प्राचीन भारत की जाति व्यवस्था को भी श्रेष्ठ कर बता दिया कि हमारे यहाँ की जो जाति व्यवस्था थी वो भी कहीं ना कहीं अच्छे कृत्यों के साथ आई थी और उसके अच्छे परिणाम आए, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे इन लोगों ने इन चीज़ों को गलत दिखाया। लेकिन अब चूंकि राष्ट्रवादी थे तो राष्ट्र के हित में कुछ भी करने को तैयार, बाल विवाह, सती प्रथा, इन सब चीज़ों को जायज़ ठहरा दिया गया था। लेकिन अन्य चीज़ें जो नहीं यहाँ पे बताई गई थी वो भी इन लोगों ने बता दी थी। तो इसलिए ये चीज़ें यहाँ पे जो आई राष्ट्रवादी विचारधारकों की, इन लोगों ने इनसे छूटे हुए चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया। उसके बाद आता है मार्क्सवादी। मार्क्सवादी विचारधारा ने कहा था कि नहीं, इन लोगों ने जो कुछ भी लिखा ठीक है, अपने हिसाब से इन्होंने लिखा, लेकिन किसी भी राजतंत्र में जो दरबारी व्यक्ति होते हैं उनके लिए वो तंत्र या वो व्यवस्था हमेशा स्वर्णिम काल के ही समान होती है, क्योंकि उन लोगों को हमेशा खाने पीने की चीज़ें मिलती रहती हैं, यशोगान करते रहते हैं राजाओं के। लेकिन क्या उन राजाओं के अधीन जो प्रजा होती थी, जो उस सामंतवादी विचारधारा या सामंतवादी व्यवस्था की शोषित हुआ करती थी, क्या उस प्रजा के बारे में भी लिखने के लिए कोई हरसेन उपस्थित हुआ या उस प्रजा के लिए भी लिखने वाला कोई कालिदास पैदा हुआ? नहीं हुआ। क्या इनके कहने का मतलब से सीधे तौर पर ये था मार्क्सवादियों का कि यहाँ पे उन लोगों का यशोगान और गुणगान किया गया जिन लोगों के मुट्ठी में ताकत थी, और जिन लोगों के पास कुछ नहीं था उनको ऐसे ठुकरा दिया गया जैसे उन्हें कोई जानता ही ना हो। तो इसका मतलब है उनका भी इतिहास में रोल था, समाज के वो एक अंग थे। अगर समाज के वो एक अंग है तो उनका भी कहीं ना कहीं उस इतिहास में अपना योगदान रहा होगा, उसको इन लोगों ने लिखा ही नहीं। मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो मार्क्सवादियों ने इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया। इन लोगों ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक रचना है कार्ल मार्क्स की, उसको अपना आधार बनाया था और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को लेते हुए इन्होंने इतिहास को गढ़ा। तो ये सारी चीज़ें थीं। सबका निचोड़ यहाँ पे आ जाता है। बहुविषयक दृष्टिकोण में इन लोगों ने अपना तार्किक दृष्टिकोण देते हुए चीज़ों को सामने रखा। तो ये था कि आप जब किताब उठाएंगे तो किसकी उठाएंगे और उस किताब में आपको क्या मिल सकता है। तो केवल लेखक के नाम से ही आप समझ सकते हैं उसमें क्या कंटेंट होगा। जैसे प्रेजेंट टाइम में रोमिला थापर, तो उनकी कहानी क्या है कि रोमिला थापर मार्क्सिस्ट है, मतलब मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है। जब भी लिखेगी तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों की झलकी ज़्यादा मिलेगी, बाकी चीज़ों को थोड़ा हाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दृष्टिकोण देखने के बाद हम लोगों की बात होगी कि इतिहास का जब अध्ययन करेंगे या इतिहास की जिन्होंने रचना की होगी उनके लिए उस समय कौन कौन से ऐसे स्रोत रहे होंगे जिनके आधार पर उन्होंने इतिहास का लेखन किया। तो स्रोत, ये बहुत बड़ा पोर्शन है जो प्रेजेंट टाइम में, चाहे वो इनका ये हो तर्कवादी दृष्टिकोण के लोगों का हो या अन्य ऊपर वालों का, सबके लिए आवश्यक होता है, क्योंकि बिना स्रोत के आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक क्लास है तो इस क्लास में भी कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पे मार्कर बोर्ड चाहिए, सामने एक कैमरा चाहिए जो इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर सके, और आप लोगों के सामने जो टेलीकम्युनिकेट करना है वो सारी की सारी व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरीके से इनके पास रॉ मटेरियल कहाँ से आए, स्रोत कौन कौन से थे स्रोत जो एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में स्रोत का काम कर रहे थे, उनको हम लोग ना कहें सीधे कहें, इतिहासकारों ने दो भागों में बांट दिया है। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और दूसरा कर दिया है पुरातात्विक स्रोत।
पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या होगा? साहित्यिक स्रोत में वो सारी चीज़ें होंगी जो खोदने से नहीं मिली हैं। कहने का मतलब है साहित्यिक स्रोत में लेखन शैली वाली चीज़ें आपको दिखाई देंगी, जैसे विभिन्न प्रकार के धर्मों के धार्मिक ग्रंथ, जैसे वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, ये सब आपको ब्राह्मण धर्म में मिल जाएंगे। तो ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ, दूसरा रहेगा जैन धर्म के ग्रंथ, ऐसे ही बौद्ध धर्म के ग्रंथ, उसके बाद आता है कि उस समय की जो तत्कालीन समय में जहाँ का इतिहास लिखा जा रहा हो, प्राचीन ना हो, मध्य हो या आधुनिक हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो तत्कालीन समय की अगर कोई किसी व्यक्ति की संस्मरण वगैरह मिल जाए, संस्मरण, या किसी ने डायरी लिख दी हो, तो डायरी लिखेगा तो अपने समय की उन सारी चीज़ों को लिखने का प्रयास करेगा जिससे वो प्रभावित हुआ है। जैसे आज के ज़माने में अगर कोई आर्थिक क्षेत्र की बात कर लूँ, थोड़ा सा डिमोनेटाइजेशन से अगर कोई प्रभावित हुआ है तो जाहिर सी बात उसके बारे में थोड़ा बहुत तो लिखेगा, जो उसको आता होगा वो लिखेगा, तो उससे एक झलकी मिल जाती है कि हाँ उस टाइम में डिमोनेटाइजेशन हुआ था। इसी तरीके से अगर किसी की डायरी मिल रही तो डायरी में उस समय क्या हुआ था उसकी हल्की फुल्की जानकारी जरूर मिल जाती है। तो इस तरीके से वो भी एक स्रोत का काम करता है। ठीक है। उस समय की पत्र पत्रिकाएं, जैसे आज का अगर पेपर उठाया जाए तो उसमें क्या मिलेगा? कृषि बिल मिलेगा। तो इस तरीके से वहाँ पे जो उस समय के पत्र पत्रिकाएं हुआ करती थी, उस समय भी कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी घटती थी जिनको पत्र पत्रिकाओं में छापा जाता था। तो कहीं ना कहीं वो भी उस समय का मुद्दा हुआ करता था जो समाज को प्रभावित करता था और इतिहास लेखन के लिए एक स्रोत का काम करता है, जिसको हम आज उठाकर वहाँ के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? साहित्यिक स्रोत हैं। ऐसे ही पुरातात्विक स्रोत की बात अगर करें तो जो पहले के राजा हुआ करते थे अपने आदेशों को पत्थर में या फिर किसी स्तंभ में, खंभे में, या फिर किसी गुहा लेख के द्वारा लिखवा के अन्य व्यक्तियों को और अपनी प्रजा को वहाँ अपनी जानकारी पहुँचाते थे, अपने आदेशों को पहुँचाते थे, उसको अभिलेख बोला जाता है। तो अभिलेख भी एक बहुत बड़ा स्रोत है इतिहास के लिए और वो पुरातात्विक स्रोत में आता है। सिक्के, कौन से राजा ने कौन से सिक्के चलवाए, सिक्कों के अध्ययन के लिए एक ब्रांच है न्यूमिस्मेटिक्स, और उसमें पूरा का पूरा बताया जाता है कि सिक्के को देखकर हम किस तरह से इतिहास के बारे में जानकारी रख सकते हैं और उसको कैसे आगे के बारे में बताया जा सकता है इतिहास कि ये सिक्का कितने वर्ष पुराना है, किस राजा का है, ये सिक्का जारी करके वो राजा अपनी कौन सी आज्ञा पहुंचाना चाह रहा था, या सिक्के किन किन कामों में आते थे तत्कालीन समाज में। ये सारी चीज़ें न्यूमिस्मेटिक्स जो ब्रांच है सिक्कों की वो बताती है। एक सवाल भी आया था कि किस शाखा के अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, तो उसमें सीधे न्यूमिस्मेटिक्स जो था वो एक सही आंसर था। सिक्के हैं, अभिलेख हैं, मृदभांड हैं, मिट्टी के बर्तन। अब मिट्टी के बर्तन के अलावा उस समय के वो भी बर्तन शामिल हो सकते हैं जो उस समय की धातुएं बने होते थे। जैसे अगर आप हड़प्पा की बात करें, अगर कांसे का कुछ मिल रहा है तो वो भी आ सकता है। मृदभांड हो गए। स्थापत्य, ये बहुत बड़ा पोर्शन है। स्थापत्य आपको आर्ट एंड कल्चर में एक पूरा का पूरा सिस्टम मिल जाएगा, है तो सारे के सारे, लेकिन स्थापत्य आपको प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक लगातार मिलता जाएगा। और स्थापत्य में कहीं ना कहीं इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। पहले चीज़ें ऐसी थी, फिर थोड़ा सा और अच्छा हुआ, थोड़ा और अच्छा हुआ। आज के जैसे आज के 10 साल पहले की बात करूं तो सिविल सेवा के बारे में बहुत ही चंद लोगों को जानकारी होती थी। मतलब ये सर्विस क्या होती थी, एक कुलीन वर्ग की सर्विस मानी जा सकती थी। लेकिन आज के ज़माने में टेलीकम्युनिकेशन, साइबर और ये सब चीज़ों की वजह से इतना ज़्यादा आम हो चुका है, एक गांव का बच्चा भी अगर वो कोचिंग ना करे तब भी वो सारी चीज़ें जान सकता है, उसके बारे में पूरी नॉलेज बेहतर तरीके से हो सकती है और क्वालिफाई भी कर सकता है। तो इसी तरीके से ये क्या इवोल्यूशन है। इसी तरीके से स्थापत्य में भी चीज़ें धीरे धीरे जुड़ती गई और उनको अच्छी अच्छी गाइडलाइन मिलती गई और आगे वो चीज़ों को बढ़ाते गए, इन्हेंस करते गए, स्थापत्य बढ़ता चला गया। तो स्थापत्य अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा करता है पुरातात्विक स्रोत में। और इस तरीके से और अगर उस समय की कोई जीवाश्म वगैरह मिल जाए तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है, पुरातात्विक स्रोत का काम करता है। जैसे किसी व्यक्ति का कंकाल मिल गया तो कितने साल पुराना है, ऐसा कुछ। तो ये दो स्रोत हो सकते हैं, दो तरीके से जो कैटेगराइज किए गए हैं। वो किसी भी
जगह के इतिहास को वर्णन करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो स्रोत के बाद हम लोग देखेंगे सीधे कि इतिहास को लिपि के आधार पे काल वर्गीकरण कैसे किया गया है, कितने काल में बांटा गया है। अब लिपि की बात आ गई तो पहले ये जान ले लिपि क्या है। एक वर्ड होता है लिपि और एक वर्ड उसी के साथ चलता है भाषा। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो हम बोल रहे हैं भाषा है, हिंदी भाषा है, ठीक है। लखनऊ क्षेत्र में अवधी भाषा मिल जाएगी, भोजपुरी भाषा हो सकती, कोई भी भाषा हो सकती है। लेकिन उस भाषा को अगर ये लिख दिया जाए अक्षरों के माध्यम से तो इसको लिपि बोलते हैं। ये देवनागरी लिपि है। जैसे आप लोग चैटिंग नहीं करते हैं तो करते हैं अपने कीबोर्ड पर इंग्लिश के वर्ड टाइप करते हैं, लेकिन लिखते कौन सी भाषा? हिंदी ही तो लिखते हैं। क्या हाल है तो KY ये लिख दिए, इसका मतलब क्या है? क्या है। अब क्या को अगर आप प्रोनाउंसिएट करेंगे तो वो भाषा बन जाएगी, और वो कौन सी भाषा थी? हिंदी भाषा थी। लेकिन अंग्रेजी के लेटर में लिखा हुआ है तो इसको देवनागरी लिपि नहीं कहेंगे, इसको अंग्रेजी की ही लिपि बोलेंगे। तो इस तरीके से लिपि और भाषा में दोनों में अंतर है। हमें बताना ये था, हम अपने पुराने टॉपिक पर फिर से आ जाते हैं कि लिपि के आधार पर इतिहास का काल वर्गीकरण कैसे किया गया है। ठीक है, लिपि के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण या काल निर्धारण। लिपि के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तीनों में अंतर क्या है? प्रागैतिहासिक काल वो समय था जिसके बारे में हमें सारी की सारी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त हुई है। वहाँ पे कोई लिखित सामग्री नहीं मिली है, मतलब उनको लिपि का ज्ञान था ही नहीं। अगर लिपि का ज्ञान नहीं था इसका मतलब साहित्यिक स्रोत वहाँ पे नहीं है। हमारी पूरी की पूरी निर्भरता किस पे है? पुरातात्विक साक्ष्यों पे। तो पुरातात्विक साक्ष्यों से हम उस समय के बारे में थोड़ा बहुत बताने का प्रयास कर पाते हैं। बाकी वहाँ पे कभी भी लिपि के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है, तो इसलिए वहाँ पे हम कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे लिपि है ही नहीं, केवल पुरातात्विक साक्ष्य हैं, तो इसको क्या बोला गया? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, अब दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? यहाँ पे लिपि तो है, निस्संदेह लिपि मिलेगी आपको, लिपि पाई जा रही है, लेकिन इतनी गूढ़ लिपि है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आज तक कोई समझ नहीं पाया है। क्या लिखा हुआ है? वो तीर धनुष पता नहीं क्या बना दिए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसी लिपि मिलती है जिसको आप पढ़ नहीं पा रहे हैं और उसके इतिहास को आप लिखना चाह रहे हैं, तो फिर आपके पास कौन सी डिपेंडेंसी होगी? एक ही चीज़ पे आप निर्भर हो सकते हो, क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य फिर से। तो मतलब ये कि हम फिर से पुरातात्विक साक्ष्यों का ही सहारा ले रहे हैं, लेकिन इस काल में लिपि जरूर है, भले हम पढ़ नहीं पाए। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? आद्य ऐतिहासिक। यहाँ पे दोनों साक्ष्य हैं, लिपि भी है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है, लेकिन लिपि क्या है? गूढ़ लिपि है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता। और गूढ़ लिपि हो, पढ़ा नहीं जा सकता, तो मतलब लिपि का अर्थ ही नहीं हमारे लिए जब तक उसे हम पढ़ ना पाएं। ऐतिहासिक काल क्या है? यहाँ पे लिपि भी है, लिपि है, साथ में क्या है? पठनीय है, मतलब उसको पढ़ लिया गया है, और पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं। पुरातात्विक साक्ष्य भी है, मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। अब लिपि है और पढ़ ली गई, तो इसका मतलब है जो पुरातात्विक साक्ष्य जिस कहानी को नहीं कह पा रहे थे उसको कौन कह देगा? लिपि कह देगी। तो इसका मतलब अब हमारे पास इतिहास को लिखने के लिए ज़्यादा सामग्री है, जिसका हम अध्ययन करके ज़्यादा कुछ जानकारी उस समय की बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसलिए जो लिपि थी, लिपि के आधार पे हमने पूरे इतिहास को, हमने क्या मतलब इतिहासकारों ने, सब ने 3 भागों में बांट दिया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में उस सारे के सारे समय को
रख दिया गया है जिसमें लिपि है और पठनीय है, और ऊपर मैंने बताया प्रागैतिहासिक काल में लिपि नहीं थी। तो इस लिपि नहीं थी वाले से पीरियड में हम किसको रखेंगे? पाषाण काल को रखेंगे। पाषाण काल को इसमें रखेंगे और पूरा का पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक के सिस्टम से पढ़ा जाएगा। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि है, पढ़ी नहीं गई है, इस पे कौन आएगा? हड़प्पा सभ्यता। कौन सी? युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसको इसमें रखा गया है। आपको याद होगा हड़प्पा सभ्यता में ऐसी लिपि आपको मिलेगी देखने को जिसका ना आप कुछ अर्थ लगा पाएंगे, ना ही मैं ही कुछ बता पाऊंगा उसके बारे में, ना ही कोई और अन्य इतिहासकार भी तक बता पाया है। तो इसका मतलब ये आद्य ऐतिहासिक में आएगा। ऐतिहासिक में क्या है? ऐतिहासिक में आप इसके बाद जहाँ से आपको लिखी हुई सामग्री मिल रही है उस पूरे के पूरे हिस्ट्री को पढ़ेंगे, मतलब आधुनिक तक चले जाइए। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको समय, इसमें सबसे ज़्यादा आपको देना भी है। तो अब चूंकि सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल है तो हम लोग पाषाण काल से ही स्टार्ट करेंगे। पाषाण काल को पाषाण काल क्यों कहा जा रहा है? पाषाण का अर्थ ही होता है पत्थर। मतलब ऐसा युग जिसमें जीवन के सारे कार्य पत्थरों के द्वारा पूरे किए जाते थे, उसको हम क्या बोलेंगे? पाषाण काल। मतलब उनके जिंदगी में पत्थर ऐसा जुड़ा हुआ था जिसको अलग ही नहीं कर सकते, कोई भी कार्य वो सोच ही नहीं सकते थे इसके बगैर। कहने का मतलब ये ऐसा आदम युग था जिस समय उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय अपने आस पड़ोस के पत्थरों के। अपने भूख लगी तो उन्होंने पत्थर उठाया, खींच के मारा, किसी जानवर को, मर गया, और उस मरे हुए जानवर को किसी नुकीले पत्थर से फाड़ के और उसके हिस्से को निकाल के अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल किया और अपना पेट भरा। तो कहने का मतलब उनके लाइफ स्टाइल में पत्थर पूरी तरीके से जुड़ा हुआ था। अब अगर उनको किसी से भागना है, बचना है, तब भी पत्थर का इस्तेमाल। अगर कहीं रहना है, उनको अपना आश्रय बनाना है, तब भी बड़े पत्थरों की गुफाओं में घुस जाते थे कि सुरक्षित रहे जाड़े से, गर्मी से या अन्य जानवरों से। तो यहाँ पे पाषाण की बहुत बड़ी भूमिका थी, इसलिए इस पूरे के पूरे युग को पाषाण काल कहा जाता है। इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तीनों में अंतर क्या है? पूरा लगा है मतलब सबसे पुराना वाला होगा, मध्य लगा है बीच वाला होगा, नौ का मतलब है एकदम लास्ट में पहुंच गए। बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें लगी हुई हैं। ये इवोल्यूशनरी फेज है, एकदम उद्ध विकास का चरण था। मतलब इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसको सीक्वेंस को चेंज नहीं किया जा सकता, एकदम इवोल्यूशन फेज है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा वीरान थी और ज़्यादा क्रिटिकल थी। मतलब इसकी कहानी लिखना या समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और यहाँ पे थोड़ा सा इनके लाइफ स्टाइल में चेंज आया, उन्होंने पत्थरों को अपना ज़्यादा हितैषी बनाया और उसके समायोजन किए और उनको प्रयोग करने के तरीके नए नए सीखे। यहाँ पे इन्होंने पत्थरों को रगड़ कर, साफ करके छोटे औजारों के रूप में प्रयोग किया। अब एक शब्द इस्तेमाल हुआ है औजार, तो अब मैं ये भी जानना चाहूँगा औजार और हथियार में क्या अंतर होता है? दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। 2 शब्द आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ अंतर है। औजार अलग है, हथियार अलग है, तो क्या है? औजार ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिनके द्वारा हथियार को बनाया जाता है, और हथियार ऐसे होते हैं जिनसे हम अपने आप को बचाते हैं। मतलब कोई भी हथियार औजार नहीं बन सकता, लेकिन औजार हथियार बन सकता है। जैसे हथौड़ी से कोई एक लुहार बैठ के कुछ चीज़ पीट के बढ़िया सी फावड़ा बना दे, तो फावड़ा अगर बना रहा है तो बना किससे रहा है? हथौड़े से पीट पाट के। तो हथौड़ा उसके लिए औजार का काम कर रहा है। लेकिन वही फावड़ा एक साधन का है। जब वो अगर किसान के रूप में है तो उसका अलग साधन है, अगर कहीं मारपीट हो जाए तो फावड़ा कुछ और काम कर जाता है। सब लोग परिचित हैं उससे, क्या क्या वो कर सकता है। तो औजार हथियार में बस फर्क इतना था, औजार जो होते हैं उन चीज़ों को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, हथियार जो होते हैं वो फाइनली प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है,
ये एक माध्यम बन सकता है, लेकिन फाइनली प्रोडक्ट हमेशा हथियार होते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पाषाण काल में कुछ ऐसे हथियार थे जो किसी दूसरे पत्थर के द्वारा तोड़कर, पीटकर, रगड़कर बनाए जाते थे। तो वो जो रगड़ने का काम जिन पत्थरों पे किया जाता था वो सब उस समय के औजार हुआ करते थे, और जो फाइनली बन के तैयार होते हैंड एक्स वगैरह, हस्त कुठार, वो सब क्या थे? हथियार थे। इनका एक टाइम पीरियड भी है, कभी कभी पूछ लेता है, वैसे पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी जानते रहिए। 5 लाख, कहीं कहीं पे 25 लाख भी लिख देते हैं, 5 लाख या 25 लाख BC से, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, अब चूंकि नाम आ गया तो वो भी बता रहा हूँ, से 1 लाख। ये BC क्या होता है? जब आप इतिहास का अध्ययन करेंगे, जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें कई सारे वर्ड देखने को मिल सकते हैं, जैसे BCE देखने को मिल सकता है, या BC देखने को मिल सकता है, इसके अलावा AD देखने को मिल सकता है, या फिर ADE भी मिल सकता है। कहीं कहीं पे आपको BP मिल सकता है, कहीं कहीं पे आपको CA मिल सकता है, CE सॉरी, ये सारे वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। होता क्या है? BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। जैसे आज ग्रेगोरियन कैलेंडर में 2021 आज से स्टार्ट हो चुकी है, आज 1 जनवरी है, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के कितने साल हो गए? 2021 साल हो गए। अगर आप पीछे की बात करें, उससे पीछे, मतलब ईसा मसीह का जन्म अगर 1 पे हुआ, अगर एक नंबर टेबल हम बना दें, ठीक है, तो इस नंबर लाइन पे अगर आप बात करें कि यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ, इसके बाद 1 2 3 4 2021, इतने साल गुजर गए। पीछे की बात करें अगर 500 साल, तो ये क्या बन जाएगा? 500 साल अगर पीछे आप गए हैं धीरे धीरे, तो इसका मतलब ये 500 BC हो गया, ठीक है। ऐसे ही AD का मतलब होता है अन्ना डोमिनी। अन्ना डोमिनी का मतलब होता है इसके बाद की कंडीशन, मतलब जिस दिन से ईसा मसीह का जन्म हो गया उसके बाद की ड्यूरेशन, ये AD होता है। मतलब अगर आप हिंदी में लिखें तो ईसवी है, और इसको लिखेंगे हिंदी में तो ये ईसा पूर्व है। मतलब इतनी ईसवी से इतना पीछे हम चले गए नंबर लाइन पे। तो अगर हम 500 चले गए, अगर 600 साल पीछे चले गए तो 600। अब किसी की अगर जन्म 600 BC में होती है, मतलब किसी का जन्म अगर 600 BC में होता है और इसकी मौत 500 BC में हो रही है, तो इसका मतलब ये गलत नहीं है, ये सही है। इसका मतलब है 600 से 500 घटा दो, मतलब 100 साल उसने अपनी लाइफ स्पैन को कंप्लीट किया है, वो 100 साल जिया है। कभी कभी होता क्या है कि 500 में मर गया, 600 में पैदा हुआ, इसका मतलब गलत तो नहीं हो गया है, उल्टा कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सही लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे जो BP लिखा हुआ है, BP का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले। और जो CE लिखा हुआ है ये कहते हैं कॉमन एरा, कॉमन इरा। ये सब टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। छोटे छोटे जो पॉइंट हैं, बिफोर प्रेजेंट जो होता है ये कम समय के लिए यूज किया जाता है, लॉन्ग समय के लिए हमेशा BC और AD को ही यूज करते हैं। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी 25 लाख से 10,000 BC है पूरा पाषाण काल, और यहाँ पे 10,000 BC से 4,000 BC तक है, और ये 4,000 BC से 1,000 BC है। सारे के सारे बिफोर क्राइस्ट हैं। तो इस तरीके से पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया। इसमें यहाँ पे देखा जाता है कि मनुष्य के कार्य क्या चल रहे थे। तो जो पूरा पाषाण काल था, इस समय मोस्टली इंसान कुछ खास नहीं करता था, आखेट काम करता था। आखेट का कार्य, आखेट का मतलब है पशुओं को मारना, दौड़ा के पकड़ना, मारना और अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल करना। तो आखेट के साथ साथ वो एक काम और कर रहा था, खाद्य संग्राहक का भी कार्य कर रहा था। मतलब अगर उसे भोजन इतना मिल जाए कि खा तो ले, कुछ बच जाए, तो उसको इकट्ठा कर लेता था कि भविष्य में फिर काम आ जाए। मध्य पाषाण काल में क्या था, ये दोनों प्रोसेस थी साथ में ही। आखेट तो चल ही रहा था, आखेट खाद्य संग्राहक दोनों था, और साथ ही साथ वो पशुपालन का भी काम करने लगा था। और यहाँ पे इसके साथ में नवपाषाण काल में इसके साथ में उसने कृषि भी शुरू कर दी थी। मतलब
ये सारे देखो जो काम उसने शुरू किए हैं पहले से, उसको तो वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको जीन में मिलता चला जा रहा है, उसके एक्सपीरियंस उसको पहले से मिल चुके हैं। लेकिन साथ में न्यू चीज़ें जो ऐड हो रही हैं, इसी को तो इवोल्यूशन बोलते हैं, नई चीज़ें जो ऐड हो रही हैं, वो इसमें क्या ऐड हो गया, कृषि ऐड हो गया। यहाँ पशुपालन ऐड हुआ था, यहाँ केवल उसने क्या किया था, पत्थर मार के आखेट करके खाद्य संग्राहक का काम करता था। तो इस तरीके से जो पाषाण काल था उसमें मानव के जो कार्य थे वो तीनों कालों में धीरे धीरे बदलते गए, इन्हेंस होते गए, और उसने अपने कार्यों में विशिष्टता लाने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उसके बाद में इसमें से जो बाइफरकेट होगा पूरा पाषाण काल में, उसके 3 पार्ट फिर से बढ़ जाएंगे, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल या उच्च पूरा पाषाण काल। और इस तरीके से इसको कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।